गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है उसमें आपके बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 3 और 4 चैप्टर्स हमारे 10th क्लास के कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोगों ने उसको प्रॉपरली रिवाइज भी किया होगा, नोट्स भी प्रिपेयर हो गए होंगे और शायद ओरली अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो शायद आप आंसर भी दे पा रहे होंगे, बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस जब आपकी स्टार्ट होंगी तब तक आपका काफी कोर्स कंप्लीट हो चुका हो। तो जो ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही हैं उन ऑनलाइन क्लासेस के बेसिस पे ही आपको आपका, क्योंकि आपको भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे थोड़े से, आप लोगों को भी खुद के नोट्स बनाने हैं, अपना वर्क कंप्लीट करना है ताकि खुद भी आप प्रिपेयर रहें नेक्स्ट जो पेपर्स होंगे, जो आपके टेस्ट लगेंगे उसके लिए। हम लोगों ने जो हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था वो था जेनेटिक्स, जिसमें आप एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जेनेटिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी जेनेटिक्स में, मैं आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगी। हमने जीन डेफिनेशन पढ़ा था, हमने वेरिएशन के बारे में पढ़ा था, हमने हेरिडिटी पढ़ी थी और हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था। जीन एक कौन सी यूनिट है? जेनेटिकल यूनिट है जो ट्रांसफर करवाती है किसको? कैरेक्टर्स को। वेरिएशन क्या है? पर जनरेशन आने वाले चेंजेस जो एक स्पीसीज में नोट किए जा सकते हैं। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है हेरिडिटल कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, और वो जो प्रोसेस हो रहा है हेरिडिटल कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं डेफिनेशंस में। इसके बाद में हमारा जो पॉइंट था, कल मैंने आप लोगों को जो लेक्चर दिया था, लेक्चर नंबर 1, उसमें मैंने आपको मेंडल के बारे में कुछ बताया था। ठीक है, मेंडल कौन थे? मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है कि प्रॉपरली इन सब के बारे में जो अभी तक सबसे अच्छे साइंटिस्ट जिनने बहुत अच्छे से इनहेरिटेंस को डिफाइन किया कि कैसे पेरेंट्स के फीचर्स बेबी में जाते हैं, ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, वो प्रॉपरली डिफाइन जिनने किया वो मेंडल थे। यहाँ दो क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं कि मेंडल ने क्या रीजन था कि सिर्फ पी प्लांट को सिलेक्ट किया, और सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि मेंडल ने ऐसे क्या किया कि उनका वो जो लॉज थे उनको माना गया, वो सक्सेसफुल रहे उस चीज में। तो फर्स्ट कि पी प्लांट सिलेक्शन क्यों किया था, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि पी प्लांट सिलेक्शन के 3 to 4 रीजन हैं। फर्स्ट रीजन कि वो एक एनुअल प्लांट है, इट मीन्स उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, वो एक साल में अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो उसने, अगर मैं 6 साल किसी चीज की स्टडी कर रही हूँ, 6 ईयर्स तक मैंने उस चीज पे स्टडी की, तो मेरे को 6 डेटास मिल रहे हैं, 6 ब्रीड्स मिल रही हैं, तो बहुत ईजी था एनुअल प्लांट की स्टडी करना। सेकंड, उसके जितने भी एक्सटर्नल फीचर्स थे बाहर के, उसकी पॉड यानी फली कैसी होगी, उसकी हाइट कैसी है, उसके फ्लावर्स का कलर कैसा है, उसकी जो सीड्स है उनकी शेप और कलर कैसा है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर जो होते हैं उन सारे कैरेक्टर एक्सटर्नली प्रॉपरली शो हो रहे थे, क्लियर शो हो रहे थे। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या था? लाइफ स्पैन छोटा हो गया, यानी एनुअल प्लांट हो गया। बायसेक्सुअल फ्लावर था, मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट थे, तो वो इजीली क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकता था और सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकता था उसके अंदर। इसके बाद में और क्या एक्सटर्नल फीचर हो गए हैं? बायसेक्सुअल फ्लावर हो गया है, एनुअल प्लांट हो गया है। फोर्थ था कि वो बहुत कम स्पेस कवर करता था, बहुत लेस स्पेस में, यानी छोटे से गार्डन में पी प्लांट लगाया जा सकता, बिकॉज उन्होंने जो सिलेक्शन किया था वो गार्डन पी प्लांट का ही किया था। अब की अगर ये चारों चीजें उसने ध्यान में रखी तो क्या रीजन था कि वो सक्सीड इस चीज में उसको सक्सेस मिली थी? उसने हर चीज का एक डेटा तैयार किया था, प्रॉपर मैनेजमेंट था उसका हर चीज का। वो एक टाइम पे एक ही चीज, एक ही इनहेरिटेंस को देखना चाहता था कि कौन सी हेरिडिटियल कैरेक्टर्स में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एक टाइम पे उसने एक ही कैरेक्टर की स्टडी करी। सेकंड, उसने पी प्लांट का सिलेक्शन किया, ये उसका सबसे अच्छा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, उसने डेटाज को रिटन में अपने पास नोटेड रखा था, हर एक ब्रीड के साथ में जो जो कैरेक्टर्स में चेंजेस उसने नोट किए वो सारे चेंजेस वो लिखता गया। तो ये उसके सक्सेस पॉइंट थे कि उसको इस सीजन से सक्सेस मिली थी। फिर मैंने कल आपको बहुत सारी डेफिनेशंस बताई थी, जैसे मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के 2 पॉइंट्स बताए थे कि जब डिफरेंट ब्रीड्स को क्रॉस करवाते हैं तो किसी सिंगल कैरेक्टर का क्रॉस तो मोनो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, अगर आप डबल कैरेक्टर्स का क्रॉस करा रहे हैं तो डाई हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। मैंने आपको जीन के साथ एल वर्ड भी एक्सप्लेन किया था। अब कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो आपको वहाँ बुक में मिलेंगी, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किए, बिकॉज जब मैं आपको जो लॉज हैं वो एक्सप्लेन करूंगी तो उन्हीं के साथ में मैं आपको वो डेफिनेशंस भी समझा दूंगी। ठीक है, हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, जो एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी। मैंने आपको 2 वर्ड समझाए थे, एक डोमिनेंट वर्ड समझाया था और एक मैंने आपको रिसेसिव वर्ड समझाया था, याद है? डोमिनेंट का मतलब मैंने क्या बताया था? जो बहुत ज्यादा कैसा होगा? पावरफुल होगा, है ना? और रिसेसिव का मतलब जो कैसा होगा? लेस पावरफुल। कैसा होगा?
लेस पावरफुल। अब अगर डोमिनेंट है, पावरफुल है, तो ये तो अपनी प्रेजेंस को शो कर देगा, और अगर ये जा भी रहा है तो ये अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर पाएगा। इट मींस ये हिडन रह जाता है और ये अपनी प्रेजेंस शो करता है। इसी के बेसिस पे, इसके बेसिस पे मेंडल ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था। लॉ का नेम क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंसी। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंसी। जिसमें उन्होंने क्या करा, वो जो पी प्लांट पे वो कर रहा था ना, क्रॉस करवा रहा था, उसके बीच में उसने दो पी प्लांट्स का सिलेक्शन किया। एक तो बहुत छोटा सा बौना सा पेड़ ले लिया और एक थोड़ा सा बड़ा पेड़ ले लिया। तो जो कैपिटल अल्फाबेट्स थे वो तो किसको शो कर रहे थे? लॉन्ग ट्री को। और जो स्मॉल अल्फाबेट्स थे वो किसको शो कर रहे थे? स्मॉल ट्री को। तो एक तो उसने लिया टॉल और एक स्मॉल या ड्रॉफ, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। ये प्लांट्स उसने सेलेक्ट कर लिए, इनके बीच में उसने करवा दिया क्रॉस। अब ये कैपिटल टीटी जो है, ये इस फर्स्ट टीटी से क्रॉस करेगा तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। कल भी मैंने आपको बताया था कैपिटल अल्फाबेट यानी डोमिनेंट अल्फाबेट आप आगे लिखिए। फिर यही फर्स्ट वाला कैपिटल टी स्मॉल टी से इसके सेकंड स्मॉल टी से क्रॉस करेगा, तब भी क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये वाला सेकंड कैपिटल टी ले लेते हैं, ये करेगा इसके फर्स्ट से, तब भी क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये अगेन करेगा इसके सेकंड से, तब भी क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। एक तो आप इस तरीके से उस क्रॉस को बता सकते हैं। सेकंड, हम इसको किस में बता सकते हैं? पुन्नेट स्क्वायर। जो मैं बना रही हूं इसे पुन्नेट स्क्वायर कहा जाता है। वैसे सीबीएसई में है क्वेश्चन, बट फिर भी आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि हम जो ये टेस्ट क्रॉस इस तरीके से दिखाते हैं, ये पुन्नेट स्क्वायर है। ये देखिए, यहाँ पे तो आप क्या बनाते हैं? मेल का और फीमेल का, सॉरी ऐसे, यहाँ फीमेल बता दीजिए और यहाँ पे मेल। फीमेल का सिंबल ये बनाया जाता है और मेल का सिंबल ये बनाया जाता है। ओके, हमने एक तो क्या ले लिया? डोमिनेंट कैरेक्टर लिया था, और एक क्या लिया था? रिसेसिव कैरेक्टर। कैपिटल टी का क्रॉस किससे कराया गया? स्मॉल टी से। तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अगेन इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका इससे कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इस सेकंड वाले से कराओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इट मीन्स 100% प्लांट जिसमें देखो कैपिटल टी सब में शो हो रहा है। तो कैसे दिखे वो? दिखने में उसको मेंडल को टॉल दिख रहे थे, जबकि उसने एक स्मॉल प्लांट भी लिया था। लेकिन क्रॉस के बाद में जो उसको ब्रीड मिली, कौन सी ब्रीड? F1 ब्रीड। कौन सी ब्रीड थी? एक F1 ब्रीड क्या थी? कैपिटल टी स्मॉल टी मिली उसको, ठीक है। जो उसको F1 ब्रीड मिली, उसमें उसने ऑब्जर्व किया कि जो स्मॉल प्लांट है वो कहीं हिडन रह गया है, वो उसकी प्रेजेंस शो नहीं कर पाया, जबकि जो टॉल प्लांट है वो अपनी प्रेजेंस को प्रॉपरली क्या कर पा रहा था? शो कर पा रहा था। तो इसी रीजन से इसने इस लॉ का नेम क्या दे दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंसी या डोमिनेंट कैरेक्टर। लॉ ऑफ डोमिनेंसी। इसमें इसने क्या कहा कि जब भी कोई डोमिनेंट कैरेक्टर का क्रॉस किसी रिसेसिव कैरेक्टर के साथ होगा, या कोई दो पेरेंट्स आपस में क्रॉस करेंगे, पेरेंट ब्रीड, तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा, क्या होगा? जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर अपनी प्रेजेंस शो करेगा, जबकि रिसेसिव कैसा रह जाएगा? हिडन रह जाएगा। ये शो हो जाएगा, पावरफुल है इस रीजन से। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या बना? व्हेन द पेरेंट्स ब्रीड्स in which one is dominant and the second one is recessive, क्रॉस टू फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, जब वो क्रॉस करेंगे एक ऑफ स्प्रिंग को बनाने के लिए, देन द डोमिनेंट कैरेक्टर शोज देयर प्रेजेंस इनटू द ऑफ स्प्रिंग एंड द रिसेसिव आर हिडन। वो तो क्या रह जाएंगे? हिडन रह जाएंगे, जबकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो अपनी प्रेजेंस को शो कर देगा। अगर वो अपनी प्रेजेंस को शो कर रहा है, इसका मतलब वो डोमिनेंट है, और डोमिनेंट है इसी रीजन से लॉ का नेम भी क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंसी। तो जब भी कोई पेरेंटल ब्रीड आपस में क्रॉस करती, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, जैसे मम्मा की आईज का कलर ब्लैक है और पापा का ब्राउन है, आपकी आईज का कलर ब्लैक आया, इसका मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर किसका था? मम्मा की आईज का था। नोज की शेप आपकी पापा की जैसी आई, तो पापा का नोज शेप जो था वो डोमिनेंट था। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे वो तो बेबी में शो हो जाते हैं, और जो रिसेसिव होते हैं वो हिडन रह जाते हैं। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट लॉ जिसमें उसने F1 ब्रीड को बताया था। अब हम आते हैं इसकी सेकंड ब्रीड, सेकंड लॉ पे। इसके सेकंड लॉ का नेम था
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसका मीनिंग दिमाग में बिठा लेना, सेपरेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब मेंडल जो था उसने ये तो देख लिया कि डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को शो कर पा रहा है, पर उसके दिमाग में भी चल रहा था कि अगर डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को शो कर पा रहा है तो क्या जो हिडन रह गया, जो रिसेसिव था, वो कभी भी अपने आप को शो नहीं करेगा क्या? मे बी आप लोग एक एग्जाम्पल लीजिए, आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं या आपके जो पापा हैं उनमें आपके ग्रैंड पा के फीचर कम शो हो रहे हैं, लेकिन आप में जैसे पापा की हाइट कम रह गई, मम्मा पे चली गई, मतलब उनकी मम्मा पे यानी आपकी दादी पे गई है और दादाजी पे नहीं जा पाई, दादाजी हाइट में ज्यादा थे लेकिन अब आपकी हाइट ज्यादा चली गई, जबकि आपके पेरेंट्स दोनों ही हाइट में ठीक थे, बट आपकी हाइट आपके दादाजी पे चली गई। व्हाई? बिकॉज पापा के अंदर जो कैरेक्टर दादाजी का छुप गया था, रिसेसिव रह गया था, वो कैरेक्टर आप में वापस से अपनी प्रेजेंस को शो कर सकता है। तो इस चीज के एक्सप्लेनेशन के लिए दिया गया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कहा कि अगर कोई रिसेसिव कैरेक्टर है तो क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में अपनी प्रेजेंस शो कर सकता है? यस, वो कभी ना कभी अपनी प्रेजेंस को शो कर सकता है। तो इसके लिए उसने लिया F1 ब्रीड को। किसको ले लिया? F1 ब्रीड को क्रॉस कराया F1 ब्रीड से। इट मींस कैपिटल टी स्मॉल टी F1 ब्रीड आई थी ना अपनी, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया। ये कौन सा पॉलिनेशन है? ये है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या रीजन है बच्चों इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जा रहा है? बिकॉज दोनों जो पेयरिंग है वो सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इससे सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया F1 ब्रीड के बीच में। अब देखिए इनका क्रॉस करवाते हैं अपन, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देखिए कैपिटल टी का इससे कराया तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी का इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी का इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी का स्मॉल टी से कराया तो स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो उसको ब्रीड मिली कौन सी ब्रीड थी? F2, क्योंकि इसने सेकंड लॉ पढ़ रहा है सीजन से, कौन सी ब्रीड थी? F2 ब्रीड। चलिए अब अपन इसमें देखते हैं क्या हुआ। हमने F1 जनरेशन में नोट किया था कि 100% दिखने में कैपिटल टी सब में आ रहा था, इस सीजन से 100% प्लांट टॉल आए थे, बट उसने सेकंड लॉ में ऑब्जर्व करा कि 100% में से 25% प्लांट जो हैं वो कैसे थे? छोटे रह गए, यानी दिखने में 75% तो कैसे दिखे उसे? टॉल, लेकिन 25% का जो रेशो था वो कैसा चला गया? स्मॉल टी का, यानी स्मॉल प्लांट्स दिखाई दिए। अब इसके बेसिस पे मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने बोला कि अगर किसी जनरेशन में कोई रिसेसिव ट्रेट रह जाता है जो पहली फर्स्ट जनरेशन में हिडन था, देखिए फर्स्ट जनरेशन में हिडन था, किसी भी जनरेशन में जो रिसेसिव ट्रेट है वो किसी नेक्स्ट जनरेशन में अपनी प्रेजेंस को शो कर देगा। देखो यही हिडन रहा था ना, अपन ने कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्रॉस कराया था तो हमको F1 ब्रीड क्या मिली थी? कैपिटल टी स्मॉल टी, यही मिली थी। देखो ये रिसेसिव रह गया था, इसने कहीं भी अपनी प्रेजेंस शो नहीं करी थी, छोटा पेड़ एक भी नहीं मिला था ना, लेकिन यहाँ देखिए मिल गया स्मॉल टी। इसका मतलब किसी जनरेशन में रिसेसिव रहा हुआ कैरेक्टर जो है वो किसी भी नेक्स्ट जनरेशन में अपनी प्रेजेंस को शो कर सकता है, सेपरेट हो सकता है। इस रीजन से इस लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब किसी भी कैरेक्टर का या जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसका सेग्रीगेट हो जाना, सेपरेट हो जाना, अपनी प्रेजेंस को शो करना। When Mendel crossed between the F1 generation with self pollination, जब उसने F1 जनरेशन का क्रॉस कराया सेल्फ पॉलिनेशन के साथ तो उसने ऑब्जर्व किया कि जितने भी पेड़ हैं उसमें से 75% तो उसको टॉल मिले और 25% उसको कैसे मिले? स्मॉल। जो ये स्मॉल प्लांट थे पहले रिसेसिव रह गए थे, इस सीजन से नेक्स्ट जनरेशन में इन्होंने अपनी प्रेजेंस सेपरेटली शो करी, इस सीजन से इस लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे बनती है दो नई डेफिनेशंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, बिकॉज आप लोग कंफ्यूज हो जाते, तो बेटर है मैं इनको लॉज जैसे से लॉ पढ़ेंगे जो जो डेफिनेशन आएगी उसी टाइम उनको समझाते जाएं।
यहां डेफिनेशन बनी फिनोटाइप और जीनोटाइप की। अब मैम ये क्या आ गया, जीन वर्ड आ रहा है तो इससे तो याद रखना जीन आपको बाहर तो दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे थोड़ी दिख रहा है आंख ये सिर का जीन है, या आईज का जीन है, ये लिप्स का जीन है, नहीं ना। हमको जो इंटरनल कैरेक्टर पेयर देखा जाता है, यानी पेयरिंग देखनी है आपको। ये देखो ये प्योर पेयर है क्या, कैपिटल टीटी बिल्कुल प्योर है, ये देखो प्योर नहीं है, ये भी प्योर नहीं है, जबकि स्मॉल टीटी प्योर है। तो जहां पेयरिंग देखोगे ना आप, जिनकी प्योरिटी पे ध्यान रखो, आप तो प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बेसिस पे जीनोटाइप लर्न कर लो कि अगर हमको क्या देखनी है, प्योरिटी देखनी है और इम्प्योरिटी देखनी है, तो हम किसको लेंगे, जीनोटाइप को। चलो तो सबसे पहले अपन इसका जीनोटाइप देखते हैं, रेशो क्या बनता है। इसमें आप लिखेंगे क्या, रेशो बिटवीन दी जीन पेयर्स, जो जीन का पेयर बन रहा है उनका रेशो जो है वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप। अब अपन देखते हैं इसमें रेशो। अपनी ब्रीड क्या आ रही है, कैपिटल टी टी आ रही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी टी, यही आई है। ये देखिए प्योर है तो ये 1 प्योर है, ये भी एक 1 प्योर है, और ये 2 कैसे हैं, इम्प्योर। तो रेशो क्या बना, 1:2:1। ये कौन सा टाइप आया इसका, जीनोटाइप। क्या आया, 1:1 जीनोटाइप। तो इसका जीनोटाइप है 1:1, एक प्योर और 2 इम्प्योर। अब आते हैं हम किस पे, फिनोटाइप पे। एक्सटर्नल फीचर्स को देख के, इंटरनली जो आपने पेयरिंग देखी वो तो क्या था, वो तो जीनोटाइप था। अब सिर्फ बाहर से देख के कितने बड़े दिखाई देंगे, अब हमें प्योरिटी इम्प्योरिटी नहीं देखनी, कितने प्योर हैं और कितने इम्प्योर हैं। बाहर से दिखने पे कितने बड़े दिखाई दे रहे हैं और कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं वो काउंट करना है। तो चलो अब अपन टेबल में काउंट करते हैं। देखिए ये आपको टॉल दिखाई देगा बिकॉज इसमें कैपिटल टी है, ये भी टॉल दिखाई देगा और ये भी टॉल दिखाई देगा। तो कितने टॉल हैं, 3। लेकिन ये कैसा दिखाई देगा, स्मॉल। हमें नहीं पता पेयरिंग का, हम सिर्फ प्योरिटी इम्प्योरिटी भी नहीं जाएंगे, सिर्फ उसके एक्सटर्नल फीचर्स को देखेंगे। तो रिलेट करता है किससे, एक्सटर्नल अपीयरेंस या फीचर्स से, वो फिनोटाइप कहलाता है। और जो प्योरिटी इम्प्योरिटी या फिर जीन की पेयरिंग के बेस पे देखा जाता है वो जीनोटाइप कहलाता है। तो अब रेशो क्या निकला, 3:1। कैपिटल 3 है और एक स्मॉल टीटी का पेयर बन रहा है अलग से। आया समझ में। तो सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या रहा कि मे बी अगर कोई कैरेक्टर किसी जनरेशन में हिडन रह जाता है, रिसेसिव रह जाता है, तो वो किसी भी नेक्स्ट जनरेशन में अपनी प्रेजेंस को सेपरेटली शो कर सकता है। इस रीजन से मेंडल ने इस लॉ का नेम क्या दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने 2 डेफिनेशंस डिफाइन की थी, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम फर्स्ट लॉ में क्यों नहीं दिया, बिकॉज फर्स्ट लॉ में कोई भी जीनो और फिनो अलग अलग था ही नहीं, 100% प्लांट उसको टॉल मिले थे। प्योरिटी इम्प्योरिटी नहीं, प्योरिटी इम्प्योरिटी देखोगे तब भी सारे इम्प्योर ही थे, तो कोई रेशो नहीं था। इस रीजन से इसने सेकंड लॉ में फिनो एंड जीनोटाइप एक्सप्लेन किया था। लॉ ऑफ डोमिनेंसी हो गया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड लॉ पे, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि उसका चार्ट जो है वो 16, जैसे ये 4 मिल रही है ना, ऐसे आपको 16 मिलेंगी। ये 16 बॉक्सेस बनाने होंगे अपन को। तो अपना F1 ब्रीड मैंने आपको अलग से लिखा हुआ है। अब अपन लिख लेते हैं एक कोने में F2 ब्रीड। चलिए तो अपन F1 ब्रीड लिख लेते हैं पहले। अपनी F1 ब्रीड क्या आई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी। F2 ब्रीड क्या आएगी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, 2 क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक क्या था, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हम जाएंगे F3 पे, बिकॉज हम कौन सा लॉ पढ़ेंगे, थर्ड नंबर का। इनहेरिटेंस का थर्ड लॉ क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेग्रीगेशन का मीनिंग मैंने आपको सेपरेशन समझाया, एज इट इज असॉर्टमेंट का मीनिंग भी क्या होता है, किसी चीज से अलग हट जाना, दूर हट जाना। तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने का मतलब क्या है, बिल्कुल किसी से किसी को मतलब नहीं है, सब अपने अपने फीचर्स को अलग अलग शो करेंगे। अब ये क्यों लिया मेंडल ने देखा कि मैं एक सिंगल कैरेक्टर पे ही स्टडी कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ हाइट को ही अभी तक मेजर किया है,
अगर हाइट से ज्यादा, जो मैंने आपको डाई हाइब्रिडाइजेशन समझाया था अभी तक, देखिए हाइट का ही क्रॉस हो रहा था तो ये मोनो हाइब्रिडाइजेशन था। मेंडल ने सोचा कि क्या मोनो हाइब्रिडाइजेशन में ही इनहेरिटेंस होगा, डाई हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगा क्या, तो उसने डाई हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिया था, जहां उसने क्या करवाया, डाई हाइब्रिडाइजेशन। अब डाई हाइब्रिडाइजेशन है तो कितने फीचर्स चाहिए हमको, 2। सबसे पहले उसने जो लिया वो ले लिया सीड की शेप और कलर। जो उसने डोमिनेंसी रखी यानी कैपिटल अल्फाबेट लिया, सीड की शेप ले ली उसने राउंडेड शेप और येलो कलर। अब आप कहेंगे मैम मटर का दाना जो होता है वो तो ग्रीन होता है, लेकिन इसने जो सीड का कलर लिया था पावरफुल, वो इसने येलो काउंट किया था। एज इट इज इसने जो रिसेसिव कैरेक्टर लिया वो लिया रिंकल्ड शेप और ग्रीन कलर। तो मैं इनको यहाँ पर लिख देती हूँ कि कैपिटल आर तो डिनोट कर रहा है राउंड शेप को और स्मॉल आर डिनोट कर रहा है रिंकल्ड शेप को यानी मुरझाया हुआ। कैपिटल वाई शो कर रहा है येलो कलर को, स्मॉल वाई शो कर रहा है ग्रीन कलर को। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस करना। क्रॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बिकॉज आप लोगों ने जो F1 और F2 के लिए क्रॉस करवाया है सेम वैसा ही क्रॉस आपको शॉर्ट में लिखना है। वो तरीका मैं समझाती हूँ, इसी रीजन से मैंने सेपरेटली लिख रखा है। हम लोगों ने क्या करवाया था अभी, सबसे पहले F1 के लिए कैपिटल टीटी का क्रॉस किससे कराया था, स्मॉल टीटी से, और पेयर क्या बना था, एक कैपिटल और एक स्मॉल, यही पेयर बना था ना F1 में। देखिए F1 ब्रीड अपनी यही मिली थी ना हमको। अब इसमें से भी बना लो, एक कैपिटल एक स्मॉल लेना है तो एक कैपिटल आर के संग स्मॉल आर आ जाएगा और एक कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आ जाएगा। ये कौन सी ब्रीड बनी उसकी, F1। अब फिर F2 कैसे निकली थी, इसी का क्रॉस आपस में करा दिया था। तो क्या करवाया जाएगा, जो हमारी F1 ब्रीड मिली है उसको क्या मिली है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इनटू, यानी F1 को F1 से क्रॉस करवाना है हमको, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हमको क्या निकालनी है, इसकी F2 ब्रीड निकालनी है। तो F2 ब्रीड में क्या बना था, क्या बना था बच्चों, एक प्योर था। कैपिटल प्योर किसका बनेगा, पेयरिंग देखनी है, एक शेप की और एक कलर की आनी चाहिए। कैपिटल आर के साथ एक कैपिटल वाई, एज इट इज एक स्मॉल आर के संग स्मॉल वाई। देखो ये स्मॉल टीटी निकल गया और ये कैपिटल टीटी निकल गया, निकला ना, बिल्कुल प्योर। और दो कैसे बने थे, इम्प्योर बने थे। तो कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई और कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल आर, ये बन गए। देखिए ये कौन सी ब्रीड मिली उसको, F2 ब्रीड। मैं वापस से इसका कंफ्यूजन दूर करूंगी। आप लोगों को जो ब्रीड्स बनानी है वो ब्रीड्स आपको F1 और F2 जो आप लोग फर्स्ट और सेकंड लॉज में कर चुके हैं उनके बेसिस पे ही याद हो जाएगी, बिकॉज आप लोगों को इनका क्रॉस करना बहुत टिपिकल पड़ेगा। तो सबसे इजी तरीका यही है इनको लर्न करने का। मैं वापस इसको एक बार बना कर दिखा रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप लोगों को बस ये याद रखना है कि आपने F1 और F2 ब्रीड क्या बनाई थी फर्स्ट और सेकंड लॉ में। देखिए हमारी फर्स्ट ब्रीड जो थी वो थी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमको एक कैपिटल और एक स्मॉल लेना है। तो कैपिटल आर के साथ में स्मॉल पेयरिंग किसकी बनेगी, स्मॉल आर की, और कैपिटल वाई के साथ किसकी बनेगी, स्मॉल वाई की। ये तो क्या बना, F1। फिर उसने जब F1 में क्रॉस कराया था तो उसको एक तो बिल्कुल प्योर कैपिटल टीटी मिला था, एक प्योर स्मॉल टीटी मिला था, और दो कैसे मिले थे, इम्प्योर, यही मिले थे ना। एज इट इज अब हमको प्योर का बनाना है। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई प्योर बनेगा, स्मॉल आर के संग स्मॉल वाई प्योर बनेगा। दो इम्प्योर बना दो, कैपिटल आर के साथ इम्प्योरिटी किसकी आएगी, स्मॉल वाई की, और कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल आर की। ये मिली उनको कौन सी ब्रीड, ये मिल गई उनको F2 ब्रीड। अब क्या करा उसने कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाने के लिए उसने F2 के बीच में क्रॉस कराया। देखिए जब F1 मिली थी तो F1 में क्रॉस करवा के उसने F2 लिया। अब F2 आ गई है तो F2 को क्रॉस करा के इसको कौन सी ब्रीड लेनी थी, F3, जो उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए बनाई थी। अब मैं इसका एक चार्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। चार्ट जो है थोड़ा सा बड़ा है और उसका जीनो और फिनोटाइप कई स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं उसको रट लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न समझाऊंगी कि किस तरीके से वो काउंट किया जाता है। बिकॉज कई बच्चे जो होते हैं वो डिजिट्स भूल जाते हैं, तो बेटर है आप उसको चार्ट में से देख करके और खुद लिखना
करें स्टार्ट। ठीक है, तो अपन अब इसका चार्ट बनाते हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि मेंडल ने किसके बीच में क्रॉस करवाया? मेंडल ने दो कैरेक्टर्स को लिया सीड के, एक कलर और एक शेप। राउंडेड शेप का क्रॉस रिंकल्ड शेप के साथ हुआ और येलो कलर का क्रॉस किसके साथ हुआ? ग्रीन कलर के साथ हुआ। और फाइनली उसको जो F2 ब्रीड मिली उसके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। F2 ब्रीड क्या है? कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल y। एज इट इज यहाँ पे लिख लीजिए आर वाई वाई आर, आर और वाई। ठीक है, अब आप इसमें क्रॉस करवाना स्टार्ट कीजिए। जैसे हम लोगों ने कैपिटल टी स्मॉल टी वगैरह में कराया था, सेम क्रॉस यहाँ पर भी होगा। ओके, सेम वही मेल फीमेल सिंबल्स आपको बना देने हैं इस तरीके से। अब हम क्रॉस स्टार्ट करवाते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल, कितने कैपिटल आर हो गए? 2। और कैपिटल वाई भी कितने हो गए? 2। फिर इसका इससे कराइए, कैपिटल आर 2 है, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर का इससे कराइए, कैपिटल आर का स्मॉल आर आ रहा है, कैपिटल वाई का कैपिटल वाई आ रहा है। और फिर कैपिटल आर के संग स्मॉल आर आएगा, कैपिटल वाई के संग स्मॉल वाई आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड पे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर आगे लिखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ओके, फिर हम करते हैं थर्ड का क्रॉस। आ गया समझ में आपको क्रॉस कैसे करना है? इस ब्रीड को इसके साथ क्रॉस कराना है और पेयरिंग में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को आगे लिखिए ताकि आपको जीनो और फिनोटाइप लिखते वक्त प्रॉब्लम ना आए। अब हम करते हैं कैपिटल आर का क्रॉस। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, small r, capital Y, small y. And the last one is capital R, small r, capital Y, small y, capital R, small y, small y. फिर capital R, small r, capital Y, small y. And the last one small r, small y, small y. ये हो गया आपका F3 ब्रीड। ठीक है, अब इसमें जीनो और फिनोटाइप आप लोग कैसे निकालेंगे? इतना बड़ा चार्ट है तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैम फिनो और जीनोटाइप कैसे निकलेगा। मैंने आप लोगों को एक छोटा सा लैंग्वेज बोला है कि जब आप जीनोटाइप देखेंगे तो जीनो में आप ये देखो प्योरिटी कितने की है, कितने बिल्कुल राउंडेड दिखाई दे रहे हैं, कितने बिल्कुल राउंडेड के साथ येलो हैं और कितने रिंकल्ड हैं, इस तरीके से। और फिनोटाइप में आप सिर्फ ये देखेंगे कि कितने कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई जुड़ा हुआ है, स्मॉल वाई। अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं इनकी पेयरिंग करवा रही हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं फिनोटाइप। जो इसका फिनोटाइप होगा वो इसी के बेसिस पे होगा। आप अब इस पूरे चार्ट के अंदर देखिए कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई कितनी बार आ रहा है। ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, ये फिनोटाइप है आपकी जो ब्रीड आपने F2 लिख रखी है। देखिए ये 1, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई 2, कैपिटल आर कैपिटल वाई 3, एक एक बार ही आ रहा हो, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितनी बार आ रहा है? 9 बार। तो आप क्या लिखेंगे? कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई कितनी बार रिपीट हुआ? 9 टाइम्स। अब हम किस पे जाएंगे? कैपिटल आर के साथ में किसकी पेयरिंग बन रही हो? स्मॉल वाई की। कोई कैपिटल वाई नहीं हो, सिर्फ स्मॉल वाई हो। तो देखिए आप लोग, ये देखिए 1। ठीक है, पहले अपन ऊपर इनको मिटा देते हैं जो 9 काउंट किए हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है और बहुत इजी है। जेनेटिक्स सबसे इजी चैप्टर है आपका।
10th में। तो कंफ्यूज मत होना, आप इसको 2 बार भी पढ़ लोगे तो चैप्टर पूरा लर्न हो जाएगा। जैसे आपका माल न्यूट्रिशन चैप्टर था ना, एज इट इज ये भी बिल्कुल इजी सा चैप्टर है। बस आपको कुछ डेफिनेशंस का और इसके तीनों लॉज याद रखने हैं, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं होएगा आप लोगों को। ये देखिए अब अपन काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कैपिटल आर और स्मॉल वाई की। ये रहा, फिर ये देखिए कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई हैं तो ये 2। अब देखिए कहीं देख रहा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये रहा 3। तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई कितने हैं? 3। अब चलते हैं अपन थर्ड पे, क्या निकालना है? कैपिटल वाई हो और स्मॉल आर हो। अब हम लेते हैं कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर। कितनी बार आ रहा है कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर? यहां तक कहीं भी नहीं है कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर। देखिए अब आपको लेना है कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल आर। ये देखिए 1, ये 2 और ये 3 मिल गया। तो ये हो गए कितने? कैपिटल आर स्मॉल, सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल आर भी कितने हो गए? 3। एंड द लास्ट वन, दोनों ही स्मॉल हो तो ये सबसे लास्ट में आएगा, ये 1 है। तो ये हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई कितना है? 1। तो रेशो क्या बना? 9:3:3:1। आप एक बार काउंटिंग जरूर कर लीजिएगा, टोटल 16 होने चाहिए। 9 3 3 1 टोटल कितने हो गए? 16। 9 और 5 सॉरी 9 और 7 16। ठीक है, नेक्स्ट अब बचता है इसमें जीनोटाइप, जिसके बाद में आपके इस चैप्टर में एक ही टॉपिक बचेगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर बहुत इजी सा है, 2 से 3 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को इसमें याद रखनी है वो 7-8 डेफिनेशंस और ये 3 लॉज, और कुछ नहीं है। और मैंने आप लोगों को जो होमवर्क में दिया था मेंडलिज्म वाला टॉपिक, वो टॉपिक आप प्लीज एक बार ठीक से रिवाइज कीजिएगा। अब आता है हमारा जीनोटाइप। ठीक है, लास्ट ये क्या था? फिनो, क्योंकि हमने एक्सटर्नली देखा है, हमने ये नहीं देखा प्योर है कि इम्प्योर है। अब आते हैं हम प्योरिटी एंड इम्प्योरिटीज पे। अब आएगी थोड़ी सी आपको जो समझना है वो है प्योरिटी इम्प्योरिटी कैसे समझेंगे। देखिए ये भी प्योर है, ये भी प्योर है ना? तो ये कितना है? 1। देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई भी 1 ही है, बाकी कहीं पे भी इनका पेयर नहीं बन रहा है, प्योरली नहीं बन रहा ना। फिर कैपिटल आर आर 2 बार हो और कैपिटल वाई एक ही बार हो, काउंट कीजिए। पहले हम इनको लिख देते हैं, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई कितना है? 1। स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई भी कितना है? 1। अब हम क्या ले रहे हैं? कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कितनी बार है जिसमें कैपिटल वाई एक ही बार आ रहा है और ये दोनों कैपिटल हैं? ये देखिए 1। ठीक है, फिर कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर, ये देखिए ये रहा 2, 1 और 2 आया समझ में? तो ये कितने हैं? 2। फिर थर्ड क्या लेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल, देखिए ये रहा 1। फिर इसके बाद में कहाँ है ये रहा 2। कितने हैं? 2। तो देखो ये हो चुका है, ये और ये हो चुके हैं, ये और ये हो चुके हैं। इसके बाद में ये बचेगा, तो पहले ये लिख लो आप, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई भी कितने हैं? 2। अब बीच में एक रह गया, वो क्या रह गया? कैपिटल आर आर कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल आर आर स्मॉल वाई कितने हैं? 1। तो ये भी गया। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए लगातार चारों आएंगे आपके, 1 2 3 और 4। कितने हैं टोटल? 4। तो अपना है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, टोटल कितने हैं? 4। अब क्या बचा? अब हमारे पास बचा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये देखिए 1 और ये 2। तो नेक्स्ट पेयर क्या बन रहा है? कैपिटल आर स्मॉल वाई। कितनी बार है कैपिटल आर स्मॉल वाई? 2 टाइम्स। अब क्या बचता है बीच में? स्मॉल आर कैपिटल वाई 1 है, इसके बाद में ये भी 2 हैं और ये हम पहले लिख चुके हैं। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने हैं? 2। ये इसका हुआ जीनोटाइप। तो अगर आप जीनोटाइप इसको, क्योंकि हमारे सबसे लास्ट में, तो आप इसको सबसे लास्ट में लिख लो, स्मॉल आर स्मॉल वाई कितना है? 1। तो देखिए लर्न करने का तरीका क्या है? 1 2 2 1 4 2 1 2 1। आप मोबाइल नंबर सब इजीली याद करते हैं। 1 2 2 122 142 121। ठीक है, तो क्या पेयरिंग बनी जीनोटाइप की? दैट इज 1 2 2। फिर इसके बाद में 1 4 2
1 4 2 1 2 1। आपको पेयरिंग मैंने समझा दी है, बहुत इजी तरीका है। पेयरिंग यूं ही बनेगी, पहला और लास्ट का 1 1 रह जाएंगे, फिर 2 2 की पेयरिंग बनती जाएगी, बीच में से सिंगल निकलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स में वापस रिपीट कर दूं आप लोगों के क्या क्या टॉपिक हो गए हमारे जेनेटिक्स में। हमने जेनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने जीन, एलेल, फिनोटाइप, जीनोटाइप, हाइब्रिडाइजेशन, मोनो एंड डाई हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस में मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद में हमने फिनोजीनोटाइप्स पढ़े, 3 लॉज पढ़े, मेंडलिज्म पढ़ा, मेंडल के बारे में पी प्लांट सिलेक्शन क्यों किया और उसकी सक्सेस पॉइंट्स जो थे वो। जेनेटिक्स चैप्टर आपका 2 लेक्चर में जो कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा आपकी बुक में बहुत सारी थ्योरी है, जो थ्योरी आप लोगों को एक बार खुद को पढ़नी है। मैं पूरा चैप्टर आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हर डेफिनेशन समझा चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को एक बार इसको बुक से पढ़ना है। बुक से रीड करने के बाद ही नोट्स बनाइएगा। जब आपके पास में ये लेक्चर आएगा तो आप पहले से एक बार बुक से पढ़ना, फिर आप नोट्स बनाना, देन आप इसके क्वेश्चन आंसर्स करना। तो अब आज के लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं वो क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिखवा रही हूँ। ये क्वेश्चंस आप एक बार लिख लीजिए। तो हमारे जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 से, वो है व्हाट इज फिनो एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल प्रेजेंस जो शो करेगा, वो रेशो जो है वो फिनोटाइप कहलाएगा, और जो इंटरनल प्योरिटी इंप्योरिटीज या जीन पेयर एक्सप्लेनेशन देगा वो रेशो जीनोटाइप कहलाता है। व्हाट इज द सेल्फ पॉलिनेशन? क्रॉस बिटवीन द सेम जीन पेयर, कैपिटल टीटी क्रॉस्ड विद कैपिटल टीटी or small tt crossed with small tt, that is known as self pollination. Make a chart or the test cross to show the formation of F2 breed. F2 breed का जो आपने टेस्ट क्रॉस के लिए चार्ट बनाया था वो बनाना है आपको। What are the success points of Mendel? क्या मेंडल ने जो पॉइंट्स दिए थे, अपने लॉज दिए थे, उसके सक्सेस पॉइंट क्या क्या थे, क्या रीजन था कि वो सक्सीड हुआ था। राइट द फिनो एंड जीनोटाइप्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड लॉ। ओनली रेशोज लिखने हैं, कोई थ्योरी नहीं लिखनी, फिनो और जीनोटाइप रेशोज लिखने हैं। आपका एक पॉइंट जो मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है, लास्ट पॉइंट जो है वो है आप लोगों को टेस्ट, बैक एंड आउट क्रॉस, ये 3 पॉइंट एक्सप्लेन किए गए थे, जिसमें टेस्ट और जो आउट क्रॉस है वो किसके पॉइंट हैं? बैक क्रॉस के। बैक का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी F1 ब्रीड किससे क्रॉस करेगी? या तो कैपिटल टीटी से या स्मॉल टीटी से। अगर वो कैपिटल टीटी से क्रॉस करती है तो वो आउट क्रॉस कहलाता है, और अगर वो स्मॉल टीटी से क्रॉस करती है तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। जो भी आपका ड्यू रह रहा था वो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स आपकी कॉपी में नोट्स प्रिपेयर होने के बाद में कंप्लीट हो जाने चाहिए। राइटिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जहां भी बायो में या किसी भी सब्जेक्ट में आपको जो डायग्राम्स मिल रहे हैं वो डायग्राम प्रॉपरली बने हुए होने चाहिए। अच्छे से होमवर्क कीजिए, घर पे रह करके पढ़ाई कीजिए, सेफ रहिए। थैंक यू।